पारितंत्र, प्रकार, कार्यप्रणाली एवं संरचना, जैवमंडल तथा बायोम, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता तथा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, मलिन बस्तियां की समस्या एवं संबंधित केस स्टडीज। प्रजाति क्या है? प्रजाति ऐसे जीवों के समूह जिनके एक समान भौतिक लक्षण होते हैं। प्रजाति क्या होता है? एक ऐसे जीवों का समूह जिनके एक समान भौतिक लक्षण होते हैं, जैसे मानव होमो सेपियंस प्रजाति। मानव होमो सेपियंस प्रजाति एक दंपति मिलकर संतति उत्पन्न कर सकती है। जब एक दंपति मिलकर एक जैसे संपत्ति उत्पन्न कर ले तो उसको प्रजाति में आएंगे। समुदाय क्या होता है? विभिन्न प्रजातियों के समूह को क्या बोलते हैं? समुदाय कहते हैं। विभिन्न प्रजातियों का समूह समुदाय कहलाता है। जैसे वन समुदाय। बायोम या जीवोम क्या होता है? किसी विशेष परिस्थिति में रहने वाले जीव, किसी विशेष परिस्थिति में रहने वाले जीव जिनका अपने पर्यावरण के साथ अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा एक अलग प्रकार का संबंध है। ये जीव किसी अन्य समुदाय से भिन्न भौतिक शारीरिक विशेषताएं भी रखते हैं ताकि अपने पर्यावास के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। तो बायोम या जीनोम क्या हुआ? किन्हीं विशेष परिस्थिति में रहने वाले जीव अपने पर्यावरण के साथ अन्य जीवों की अपेक्षा एक अलग प्रकार का संबंध रखता है। ये जीव किसी अन्य समुदाय से भिन्न भौतिक शारीरिक विशेषताएं भी रखते हैं ताकि वो अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले। उसको बायोम या जीनोम बोलते हैं। और समुदाय हो गया विभिन्न प्रजातियों का समूह को क्या बोलेंगे? समुदाय। और प्रजाति ऐसे जीवों का समूह जिनका एक समान भौतिक लक्षण हो, जैसे मानव होमो सेपियंस। जैव मंडल तथा बायोम। जैव मंडल में देखेंगे सबसे पहले स्थल पर। मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलीय बायोम इसका स्थान कहाँ पे है? इसका स्थान मध्य अक्षांश में होता है, मध्य अक्षांश क्षेत्र में। और जब मध्य अक्षांश क्षेत्र में यहाँ की जलवायु कैसे होंगे? अत्यधिक गर्म दिन होंगे और ठंडी रातें होंगे। दिन कैसा होगा? बहुत गर्म होगा। और रात कैसा होगा? बहुत ठंडा होगा। और वर्षा एक वर्ष में 1 इंच से भी कम वर्षा, बहुत 1 इंच से भी कम वर्षा होंगी इस क्षेत्र में। मृदा एवं अपघटक की कमी होगी। मृदा और पादप और अपघटक की कमी, लेकिन खनिज की समृद्धि होगी। पादप एवं मृदा की क्या होगी? कमी होगी। पादप एवं अपघटक की कमी होगी, लेकिन खनिज की समृद्धि होगी। वनस्पति की अगर बात करें पादप की, वनस्पति जात बहुत कम होंगे इस एरिया में। छिछले कम आयु के होंगे, जिनमें से सोलेनम, सुरुटेंस, कैक्टाई, गुच्छेदार घास, झाड़ियाँ, खजूर, कीकर आदि पादप मिलते हैं। प्राणी कैसा पाए जाएंगे यहाँ पे? सांप, छिपकली, कीड़े, छोटे पक्षी, अफ्रीका का सारा मरुस्थलीय ऊँट, गजेल्स, एंटीलोप, छोटी लोमड़ी, सांप, छिपकली आदि मिलेंगे यहाँ पे। विशेषता क्या है इसका? मरुस्थल ताप के अनुसार ठंड, जैसे ठंडा गोभी कहाँ है? ठंडा गोभी मरुस्थल कैसा ठंडा है। अथवा गर्म, सारा मरुस्थल ऐसा गर्म सा है। गर्म मरुस्थल में रेत के टीले, गर्म रेतीली, आंधियाँ आदि मिलते हैं यहाँ पे। तो पूरी तरह से अगर बायोम देखें, मरुस्थलीय बायोम कहाँ मिलेंगे? मध्य अक्षांश क्षेत्र में। यहाँ की जलवायु विशेषता क्या है? अत्यधिक दिन में गर्म होंगे और ठंडी रातें होंगे, और वर्ष में बहुत 1 इंच से भी कम वर्षा होंगे। पादप एवं अपघटक की कमी होंगे यहाँ पे, लेकिन खनिज की समृद्धि होंगे। अच्छा, मृदा में पादप अपघटन की कमी होंगे, लेकिन खनिजों की समृद्धि होंगे। पादप में वनस्पति बहुत कम होंगे, छिछले कम आयु के होंगे, जिनमें सोलेजन, सुराटेंस, केक्टाई, गुच्छेदार घास, झाड़ियाँ, खजूर, कीकर आदि पादप मिलते हैं। सांप, छिपकली, कीड़े, छोटे जीव, अफ्रीका का सारा मरुस्थल, छोटे गेजेल्स, एंटीलोप, छोटी लोमड़ी, सांप, छिपकली आदि मिलेंगे। विशेषता क्या है? मरुस्थल ताप के अनुसार गोभी है, अथवा गर्म सारा मरुस्थल होते हैं। गर्म मरुस्थल में रेत की टीले, गर्म रेतीली आंधियाँ आदि मिलते हैं। दूसरा है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम का स्थान कहाँ पे है? स्थान तो उच्च उत्तरी अक्षांश में मिलेंगे। उच्च उत्तरी अक्षांश में
70 डिग्री से ध्रुवों की ओर मिलेंगे, 70 डिग्री से ध्रुवों की ओर। यहाँ की जलवायु क्या होंगी, जलवायु की क्या दशा होंगी यहाँ पे? ठंडी बहुत होंगे, ठंडी बहुत होंगे, बहुत ठंडी कठोर लंबी शीत ऋतु होंगे, बहुत ठंडी कठोर शीत ऋतु होंगे। बहुत ठंडी कठोर शीत ऋतु होंगे, किंतु बहुत ठंडी कठोर लंबी शीत ऋतु होंगे एवं छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु होंगे। एक वर्ष में लगभग सेंटीमीटर वर्षा भी कम हो, एक वर्ष में लगभग सेंटीमीटर वर्षा होंगे। मृदा कैसा होगा यहाँ? पोषण स्तर बहुत कम होगा इस मृदा में, पोषक स्तर बहुत कम, कुछ इंच नीचे परमाफ्रॉस्ट पाया जाएगा यहाँ पे, कुछ इंच नीचे परमाफ्रॉस्ट। और परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? लगातार 2 या 2 से अधिक वर्षों तक भूमि का तापमान 0 डिग्री से क्या नीचे रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट 2 या 2 से अधिक वर्षों का भूमि का तापमान 0 डिग्री से नीचे रहे तो उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। अगर यहाँ की बात करें कि वनस्पति कैसा होगा, वनस्पति क्या होंगे? घास, जंगली फूल, मांस, छोटी शाख मिलेंगे यहाँ पे। मांस, लाइकन, फफूंद, शैवाल, कवक। अगर बात करें प्रजातियाँ वनस्पति पादप प्राणीजन्य, तो रेंडियर, मॉस्क, ऑक्सन, प्रवासी केरूबी, आर्कटिक, लोमड़ी, उल्लू, ऑक, रेंडियर्स, ध्रुवीय भालू मिलेंगे यहाँ पे। अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा के उत्तरी द्वीप, रूस, अंटार्कटिका। विशेषता क्या है यहाँ? सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला क्या है? बायोम है ये, सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है। यहाँ उभयचर एवं सरीसृप क्या नहीं पाए जाएंगे। अनेक जंतु शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी टुंडा को सामान्यतः आर्कटिक मरुस्थल भी कहते हैं। तो टुंडा समझ लिए कि ये कहाँ पाया जाएगा? उत्तरी अक्षांश में पाएगा, 70 डिग्री से ध्रुवों की ओर। यहाँ की विशेषता क्या होंगी? जलवायु की विशेषता बहुत ठंडी होंगी, कठोर होंगी, लंबी शीत ऋतुएं होंगी, छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु होंगी। एक वर्ष में लगभग सेंटीमीटर वर्षा होंगे, बहुत कम हिम के रूप में वर्षा होंगे। यहाँ पे जो मृदा होंगे वो पोषक स्तर बहुत कम होंगे, कुछ नीचे परमाफ्रॉस्ट पर पाया जाना है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? 2 लगातार वर्षों तक या से अधिक का तापमान 0 डिग्री से नीचे रहना उस जलवायु में। वनस्पति बोले तो यहाँ घास, जंगली फूल, मॉस, छोटे शाक, मॉस, लाइकेन, फफूंद, शैवाल, कवक मिलेंगे। प्राणी जात की बात बोले तो प्राणी सब कौन में? रेंडियर, मस्क, ऑक्सन, प्रवासी केरूबी, आर्कटिक, लोमड़ी, उल्लू, हॉक, रेंडियर्स, ध्रुवीय भालू मिलेंगे। जैव विविधता की बात करें, सबसे कम जैव विविधता और भार वाला बायोम है। यहाँ उभयचर एवं सरीसृप नहीं पाए जाते तथा अनेक जंतु शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी टुंडा को सामान्यतः आर्कटिक मरुस्थल भी कहते हैं। उसके बाद है घास स्थल। घास स्थल पर ग्रासलैंड, ये मध्य अक्षांश। कहाँ मिलेंगे इसका स्थल? कहाँ? मध्य अक्षांश, महाद्वीप के आंतरिक भाग में। घास स्थल कहाँ मिलेंगे? मध्य अक्षांश, महाद्वीप के आंतरिक भाग में। शीत ऋतु में ठंडा होंगे, शीत ऋतु में क्या होंगे? ठंडा होंगे। ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शीत ऋतु में ठंडा, ग्रीष्म ऋतु में गर्म। एक वर्ष में सेंटीमीटर वर्षा होंगे 50 से 60 सेंटीमीटर तक। उच्च पोषक स्तर, जैसे इसमें मृदा में क्या होंगे? उच्च पोषक तत्व युक्त मृदा होंगे, उच्च पोषक तत्व युक्त ऊपरी मृदा होंगे, जिसको स्टेपी, यूक्रेन में क्या बोलते हैं इस मृदा को? स्टेपी। और पेरिज बोलते हैं उत्तरी अमेरिका में, पम्पास बोलते हैं अर्जेंटीना में, वेल्ड्स बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर बात करें यहाँ प्रजाति प्राणी कैसा मिलेंगे? थी वनस्पति सब ज़्यादातर घास एवं छोटे शाक मिलेंगे। यहाँ ज़्यादातर वनस्पति कैसा होंगे? ज़्यादातर घास एवं छोटे शाक, कुछ पेड़ जल स्रोत के नज़दीक होंगे, जैसे सवाना घास मैदान। वनस्पति की बात करें, अमेरिकी घास के मैदान में पेरी कुत्ते मिलेंगे, लोमड़ी छोटे स्तनधारी होंगे, सांप, कीड़े के कई प्रकार के पक्षी होंगे। अफ्रीका के पास के मैदान में हाथी, शेर, जेब्रा, जिराफ आदि होंगे। विशेषता क्या है यहाँ? इस जल अभाव में यहाँ वृक्ष तिरछे हुए हैं और आग लगने की बारंबारता भी क्या उच्च होती है, जिससे सीमित मात्रा में उगे हुए वृक्ष जलकर पुनः समाप्त हो जाते हैं। तो मध्य अक्षांश को देख लेते हैं। मध्य अक्षांश बोले स्थान कहाँ होगा?
तो मध्य अक्षांश एवं महाद्वीप के आंतरिक भाग में होंगे। शीत ऋतु में ठंडी होगी, ग्रीष्म ऋतु में गर्म होगी। एक वर्ष में सेंटीमीटर वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होंगे। उच्च मृदा में कैसा होगा? मृदा उच्च पोषक तत्व युक्त मृदा होंगे, जिसे स्टेपी यूक्रेन में बोलते हैं, पेरिज उत्तरी अमेरिका में, पम्पास अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ज़्यादातर घास एवं छोटे साग, कुछ पेड़ जल के स्रोत के नज़दीक होंगे। अगर यहाँ की बातें प्राणी जात की, तो अमेरिकी मैदान में पेरी कुत्ते होंगे, लोमड़ी छोटे होंगे, स्तनधारी होंगे, सांप, कीड़े, कई प्रकार के पक्षी। अफ्रीका के घास के मैदान में हाथी, शेर, जेब्रा आदि, जिराफ आदि होंगे। विशेषता क्या है? जल अभाव में यहाँ वृक्ष तिरछे हुए हैं और आग लगने की बारंबारता भी उच्च है, जिससे सीमित मात्रा में उगे हुए वृक्ष जलकर पुनः समाप्त हो जाता है। अब पर्णपाती वन देखते हैं। पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन इसका स्थान कहाँ है? मध्य अक्षांश में है, मध्य अक्षांश में होता है। और यहाँ अपेक्षित रूप से सौम्य गर्म ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शीत ऋतु होती है। अपेक्षित रूप से यहाँ क्या आएंगे? सौम्य ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शीत ऋतु। एक वर्ष में सेंटीमीटर वर्षा कितना होंगे? 150 से 175 से 150 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर से कम होंगे। तो वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से कम। पोषक तत्व युक्त मिट्टी होंगे, पोषक तत्व युक्त मिट्टी होंगे यहाँ पे। अगर बात करें कठोर वनस्पति कैसा होंगे? लकड़ी, जैसे कठोर लकड़ी होंगी, जैसे ओक, बीचैन, हिकोरीज, मेपल्स होंगे। अगर वनस्पति प्राणी जाति की बात करते हैं, भेड़िया, हिरन, भालू एवं छोटे स्तनधारियों की कई प्रजातियां, पक्षी, उभयचर, सांप एवं कीड़े होंगे। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय, तो यहाँ विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो भारत में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में, वही दूसरी और शीतोष्ण पर्णपाती एवं उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को मानसूनी, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में बांट सकते हैं इसको। ये मध्य अक्षांश में पाया जाता है। सापेक्ष रूप से यहाँ ग्रीष्म ऋतुएं होती है, ठंडी शीत ऋतु होती है। वर्ष में सेंटीमीटर वर्षा होंगे, 73 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होंगे। मृदा में पोषक तत्व युक्त होंगे, पोषक तत्व युक्त मिट्टी होंगे। कठोर यहाँ वनस्पति होंगे, कठोर लकड़ी होंगे, ओक, बीचैन, हिकोरीज होंगे, मेपल्स होंगे। वनस्पति प्राणी की जात बातों में भेड़िया, हिरन, भालू एवं छोटे स्तनधारियों की कई प्रजातियां, पक्षी, उभयचर, सांप एवं कीड़े होंगे। विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में, वही दूसरी ओर शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। टेगा वन का स्थान कहाँ है? मध्य से उच्च अक्षांश 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच। टेगा वन कहाँ से? मध्य से उच्च अक्षांश 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच। अगर बात करें मृदा विशेषता, जलवायु कैसा होगा यहाँ पे टेगा में? जलवायु यहाँ के अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु, गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु। एक वर्ष में सेंटीमीटर वर्षा बहुत कम होंगे। अगर मिट्टी की बात करें तो अम्लीय खनिज पदार्थों की कमी होंगी, यहाँ पे। मृदा में जैविक मृत शरीरों की अधिकता के कारण, यहाँ अम्लीयता क्या होता है? कम पाया जाता है। अगर बात करें वनस्पति, यहाँ ज़्यादातर क्या स्रूप होंगे, फर होंगे और दूसरे सदाबहार वृक्ष होंगे। पाइन, फर, स्रूप होंगे यहाँ पे। रोडेंट, लिनक्स, किरीबू, भालू, भेड़िया, सेनेउसु, हेयर होंगे यहाँ पे। वर्ष में 2 से 3 माह हिमपात होता है यहाँ शंकुधारी वनों में। यहाँ वनों की उत्तरी कोस्ट या शंकुधारी वन यहाँ कहते हैं। यहाँ वनों की उत्तरी कास्ट या शंकुधारी वन भी कहते हैं। यहाँ टुंडा के दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ भाग, जैसे न्यूजीलैंड में भी मिलते हैं।
देखिए टेगा की विशेषता क्या है? मध्य से उच्च अक्षांश 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच, अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु, गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतुएं एवं वर्ष में सेंटीमीटर वर्षा बहुत कम होंगे। मृदा कैसा होंगे? यहाँ अम्लता, खनिज पदार्थ की कमी होंगी। मृदा में जैविक मृत शरीरों की अधिकता का नाम, यहाँ अम्लता कम होंगे। वनस्पति ज़्यादातर स्रूप, फर एवं दूसरे सदाबहार वृक्ष होंगे। पाइन, फर, स्रूप, शंकुधारी वन। रोडेंट, लिस्बन, किरूबी, भालू, भेड़िया, स्नोक होंगे। वर्ष में 2 से 3 माह तक हिमपात होंगे। यहाँ वनों की उत्तरी कास्ट या उत्तरी शंकु वन भी कहते हैं। यहाँ टुंड्रा के दक्षिणी गोलार्ध के कुछ भागों जैसे न्यूजीलैंड में भी मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन स्थान से क्या है? विषुवत वृत्त के नज़दीक होते हैं। विषुवत वृत्त के नज़दीक 8 डिग्री उत्तर से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच पूरे वर्ष ग्रीष्म गर्मी, एक वर्ष में सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होते हैं। प्रतिदिन यहाँ वर्षा होती है। मृदा में पोषक तत्व कमी पाए जाते हैं यहाँ, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण निक्षालन हो जाता है, पोषक तत्व कमी होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण है। अगर वनस्पति की बात करते हैं, जैव मंडल की सबसे अधिक बड़ी विविधता वाला प्रदेश, ऑर्किड, फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजातियाँ मिलती हैं यहाँ पे। इससे कठोर लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं। और अति प्राणी की बात करें तो यहाँ कई तरह के अपेक्षा कीड़ों, सरीसृप एवं उभयचर प्रजातियों की बहुलता है। बंदर, दूसरे छोटे एवं बड़े स्तनधारी, कुछ जगहों पर हाथी एवं विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। यहाँ वनस्पति में स्तरीकरण मिलता है। इन वनों में पत्तों के झड़ने, फूल आना और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या हो गया? विषुवत वृत्त के नज़दीक 8 डिग्री उत्तर से 8 डिग्री दक्षिण के अक्षांश के बीच हो जाएगा। एक वर्ष गर्मी, एक वर्ष में सेंटीमीटर से, एक वर्ष गर्मी, एक वर्ष जो जलवायु होगा, एक वर्ष गर्मी, एक वर्ष में सेंटीमीटर जो होगा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। यानी पूरे वर्ष क्या होंगे? यहाँ पे गर्मी होंगे और वर्ष में सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होंगी। यहाँ प्रतिदिन वर्षा होता है। पोषक तत्व की कमी होती है। अधिक वर्षा के कारण निक्षालन हो जाता है यहाँ पे। पादप की बात करें, जैव मंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश, ऑर्किड, फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजाति, कठोर लकड़ी वाले वृक्ष हैं। किसी और जगह की अपेक्षा कीड़े, सरीसृप एवं उभयचर प्रजातियों की बहुलता। बंदर, दूसरे छोटे एवं बड़े स्तनधारी, कुछ जगहों पर हाथी एवं सभी प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी। यहाँ वनस्पति में स्तरीकरण मिलता है। इन वनों में पत्तों के झड़ने, फूलने आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए वे वर्ष भर हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, अन्योन क्रिया के प्रकार, प्रथम प्रजाति, द्वितीय प्रजाति, अन्योन क्रिया के प्रभाव, असहभोजिता, इमेंसिलिज्म। इसमें क्या होंगे? एक को हानि होगा, एक क्या होंगे? तटस्थ होंगे। एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम, कवक और बैक्टीरिया। अगर असहभोजिता अगर पूछे, इमेंसिलिज्म, तो इसमें क्या होता है? एक को हानि होता है, दूसरे तटस्थ रहते हैं, यानी दो को कोई हानि न लाभ होता है। तो एक प्रजाति को नुकसान में रहती है, दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम, कवक एवं बैक्टीरिया। दूसरा है परभक्षण में क्या होता है? एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है। पेरिडिशन, एक को लाभ, दूसरे को हानि। एक प्रजाति को लाभ होता है, अर्थात शिकारी एवं दूसरी प्रजाति शिकार को हानि होता है। शिकारी एवं दूसरी प्रजाति शिकारी को हानि होता है, जैसे शेर द्वारा हिरण का शिकार करना। तो परभक्षण में क्या हुआ? एक को लाभ, एक को हानि। असहभोजिता में एक को हानि, दूसरे को तटस्थ। अब परजीविता में भी क्या होता है? पैरासाइटिज्म। तो एक को लाभ, एक को हानि, एक को लाभ, एक को हानि। जैसे एक प्रजाति को लाभ मिलता था और दूसरे प्रजाति को हानि। उदाहरण के लिए अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना, एक प्रजाति को लाभ और दूसरे प्रजाति को हानि। अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना परजीविता कहलाता है। तो अस्वभोजिता में क्या हुआ?
एक को हानि दूसरा तटस्थ रह, जैसे पेंसिलियम, कवक और बैक्टीरिया। परभक्षण में क्या, एक को लाभ एक को हानि, जैसे शेर व हिरण का शिकार, एक को लाभ एक को हानि। परजीविता में एक को लाभ एक को हानि, जैसे अमरबेल का दूसरे पौधे को उगना है। उसके वे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ने की स्थिति, यानी कि दोनों को हानि। वन क्षेत्र छोटा होने पर जीवों के आपसी झगड़े, यानी प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, दोनों को हानि, दोनों प्रजाति प्रभावित होते हैं, दोनों प्रजाति क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उदाहरण उदाहरण भोजन आवास की समस्या, चूहे की कमी का प्रभाव बिल्ली एवं सांप दोनों पर पड़ता है। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होंगे, दोनों को हानि होंगे। परजीविता में एक को लाभ एक को हानि, परभक्षण में एक को लाभ एक को हानि, और स्वभोजिता में एक को हानि दूसरे तटस्थ। उसके बाद स्वभोजिता है जिसमें दोनों को लाभ होता है। स्वभोजिता में क्या होता है, दोनों को स्वभोजिता में एक को लाभ होता है दूसरे तटस्थ रहता है, एक को लाभ दूसरा तटस्थ रहता है। जैसे चूसक मछली तटस्थ रहता है, शार्क मछली। एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहता है। उदाहरण के लिए चूसक मछली शार्क की तरह शार्क की सतह पर जुड़ी रहती है, जैसे सुरक्षा एवं भोजन प्राप्त हो, सुरक्षा एवं भोजन। एक प्रजाति को लाभ होता था दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहता है। उदाहरण के लिए चूसक मछली शार्क की इस सतह पर जुड़ी रहती है, सुरक्षा एवं भोजन की प्राप्ति होता है इससे। स्वभोजिता, तो स्वभोजिता में क्या हुआ, एक को लाभ दूसरा तटस्थ है, प्रतिस्पर्धा में दोनों को हानि। और परजीविता में एक को लाभ एक को हानि, परभक्षण में एक को लाभ एक हानि, और स्वभोजिता में एक को हानि दूसरा अप्रभावी। उसके बाद सहजीविता में क्या होता है, दोनों को लाभ। स्वभोजिता में जैसे शैवाल एवं जूजेंथली शैवाल म्यूचुअलिज्म, यानी दोनों को लाभ, दोनों प्रजाति लाभान्वित होते हैं। उदाहरण के लाइकेन, जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा तथा लाइकेन एक कवक को भोजन प्रदान करते हैं, तो दोनों प्रजाति को लाभान्वित होता है। उदाहरण के लिए लाइकेन, जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा तथा शैवाल कवक को भोजन प्रदान करते हैं। उसके बाद है तटस्थ या उदासीनता, न्यूट्रलिज्म, जहाँ दोनों अप्रभावी रहते हैं, एक दूसरे के प्रभावित नहीं करते। जहाँ अप्रभावित यानी उदासीन रहते हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो आपको अन्योन्य क्रिया समझ गए। जहाँ अस्वभोजिता रहेगा तो एक को हानि दूसरे को तटस्थ रहेंगे। परभक्षता में एक को लाभ एक को हानि, परजीविता में एक को लाभ एक को हानि, प्रतिस्पर्धा में दोनों का हानि, स्वभोजिता में एक को लाभ दूसरा तटस्थ है, सहजीविता में दोनों को लाभ, और तटस्थता में दोनों अप्रभावी रहेंगे। स्वभोजिता के अभोजिता का उदाहरण कौन है, जैसे उदाहरण पेंसिलिनियम, कवक और बैक्टीरिया है। परभक्षण में कौन है, शेर द्वारा हिरण का शिकार करना। परजीविता मतलब अमरबेल का पौधा दूसरे पर उगना, परजीविता का उदाहरण। प्रतिस्पर्धा जैसे बिल्ली एवं सांप दोनों पर असर पड़ता है जब चूहे की कमी होती है। स्वभोजिता मतलब जैसे सुरक्षा, चूसक मछली शार्क की सतह पर जुड़ी रहती है। स्वजीविता जैसे लाइकेन कवक और लाइकेन, प्रबाल एवं जूजंथली तटस्थता एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अब देखिए पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। किसी भी जीव विहीन क्षेत्र में जीवों की उत्पत्ति एवं विकास प्रथम उत्क्रमण कहलाता है। प्रथम उत्क्रमण क्या होता है, किसी जीव विहीन क्षेत्र में जीवों की उत्पत्ति एवं विकास, किसी जीव विहीन क्षेत्र में जीवों की उत्पत्ति एवं विकास प्रथम उत्क्रमण कहलाता है, प्रथम उत्क्रमण कहलाता है। प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन का विकास, शुरुआती में क्या होता है, नग्न चट्टान रहते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, अग्रणी अवस्था है। उसके बाद क्या आता है, लाइकेन एवं मौस व्यवस्था आती है। उसके बाद लघु वर्षीय पौधे एवं लाइकेन आते हैं। उसके बहुशाखीय एवं घास आ जाते हैं। उसके बाद घास, झाड़ियाँ, छाया, असहाय पेड़, उसके बाद वन। तो ये क्या अग्रणी अवस्था है, मध्य अवस्था और चरम अस्तम अवस्था है। प्राथमिक अनुक्रम। उसके बाद पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें तो ये समझ गए ना, प्रथम अवस्था पारिस्थितिकी संतुलन कैसे प्रारंभिक पर पृथ्वी पर जीवन का विकास इसी तरह होता है। अब देखिए पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, किसी भी पूर्व वनस्पति एवं जीव क्षेत्र का पूर्णतः विनाश होने पर तथा कुछ वर्षों में उपरांत नवीन जीवों का प्रवेश एवं विकास, उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन। द्वितीयक अनुक्रम, अच्छा वार्षिक वर्षा, यानी किसी पूर्व वनस्पति एवं जीव दूसरे को पूर्णतः विनाश करके तथा कुछ नए
वर्षों के उपरांत नवीन जीवों पौधों का विकास, पहले जो हुआ उसका कठोर जीव, जैसे पहले हुआ वार्षिक पौधा हुआ, फिर 12 मासी पौधे और घास, झाड़ियाँ, मुलायम वृक्ष, उसके बाद कठोर वृक्ष आना शुरू हुआ। अब देखिए जैव विविधता का संरक्षण, किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या का मापन। जैव विविधता का संबंध उस क्षेत्र के अनुकूल जीवन युक्त पर्यावरण से हैं। उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र सामान्यतः अधिक जैव विविधता युक्त होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। शीत कटिबंध या ध्रुवीय क्षेत्र में न्यूनतम जैव विविधता पाया जाता है। रेड पांडा एक संकटग्रस्त प्रजाति है। तो जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल विनाश बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या का मापन होता है। जैव विविधता किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या का मापन होता है। जैव विविधता का संबंध उस क्षेत्र के अनुकूल जीवन योग्य पर्यावास से है। उस क्षेत्र से अनुकूल जीवन योग्य पर्यावास से है। उष्ण एवं आर्द्र सामान्यतः अधिक जैव विविधता वाले युक्त होते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। शीत कटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का संरक्षण, जिन क्षेत्रों में जीवों की अधिकता एवं प्रजातियों निवास करती है उसे जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है। अगर जैव विविधता तप्त स्थल किसे कहा जाता है? तो जिन क्षेत्रों में जीवों की अत्यधिक प्रजातियां निवास करती है उसे जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है। पश्चिमी घाट, जैसे कि पूरी दुनिया में जैव विविधता तप्त स्थल देख रहे थे, भारत में पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय, ये क्या जैव विविधता तप्त स्थल है। प्रायद्वीपीय मलेशिया है, फिलीपींस है, उत्तरी बोर्नियो या इंडोनेशिया, सिंगराजा वन और श्रीलंका, पूर्वी मेडागास्कर, ऊपरी गिनी वन, पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया, सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि वन, सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन, पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबिया कोको, अटलांटिक वन ब्राज़ील। तो ये सब क्या है? जैव विविधता तप्त स्थल हॉटस्पॉट क्षेत्र है। जिन क्षेत्रों में जीवों की अत्यधिक प्रजातियां निवास करती उसे जैव विविधता तप्त स्थल भी कहा जाता है। अब देखिए जैव विविधता आनुवांशिक हो गया, प्रजातीय विविधता और पारितंत्रीय विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के जीवों के बीच भिन्नता। आनुवांशिक विविधता क्या हुआ? एक ही प्रजाति के बीच जीवों की विभिन्नता। जैसे मानव सभी की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं क्या होती है? समान नहीं होती। तो ये क्या हो गया? एक ही प्रजाति। तो आनुवांशिक विविधता किसमें मापते हैं? एक ही प्रजाति के बीच जो विभिन्नता होता है ना उसको आनुवांशिक विविधता उसको बोलते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों के बीच भिन्नता है, जैसे मानव सभी की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं एक समान नहीं है। लाभ, किसी एक ही प्रकार के विकार या व्याधि से संपूर्ण प्रजाति का विनाश नहीं होगा। इसका क्या लाभ है कि किसी एक ही प्रकार के विकार या व्याधि से संपूर्ण प्रजाति का इससे क्या होगा? विनाश नहीं होगा, क्योंकि सबकी आनुवांशिक विविधता क्या अलग अलग है। उसके बाद है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता क्या होता है? क्षेत्र समुदाय में प्रजातियों की संख्या। प्रजातीय विविधता में किसी क्षेत्र या समुदाय में प्रजातियों की कितनी संख्या है? प्रजातियों की संख्या जितनी अधिक होंगे उस समुदाय को उतना ही चिरस्थायी बने रहने की संभावना क्या होगी। तो प्रजातीय विविधता क्या है? क्षेत्र या समुदाय को प्रजातियों की संख्या, क्षेत्र या समुदाय में प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों की संख्या जितनी अधिक होंगे उस समुदाय के उतने ही चिरस्थायी बने रहने की क्या है? संभावना। इसे प्रजातीय विविधता कहते हैं। तीसरा होता है पारिस्थितिकीय विविधता। पारिस्थितिकीय विविधता क्या होता है? एक से दूसरे समुदाय में कितनी प्रजातियां उभयनिष्ठ एवं कितनी भिन्न हैं की गणना करना। एक से दूसरे समुदाय में कितनी प्रजातियां भिन्न, उभयनिष्ठ एवं कितनी भिन्न हैं उसकी गणना करना। तो इस तरह से आप देख लें कि जैव विविधता के प्रकार है, 3 तरह का होता है। आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तो आनुवांशिक जैव विविधता क्या हुआ? एक ही प्रजाति में जीवों के बीच विभिन्नता, जैसे मानव सभी की शारीरिक और मानसिक क्षमता एक समान नहीं है। लाभ इससे यही होता है किसी एक ही प्रकार के विकार या व्याधि से संपूर्ण प्रजाति का विनाश नहीं होता। दूसरा होता है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता क्षेत्र समुदाय प्रजातियों की संख्या को डिनोट करते हैं इससे।
प्रजातियों की संख्या जितनी अधिक होंगे उस समुदाय के उतना ही चिरस्थायी बनने की संभावना होंगे। उसके बाद क्या है, पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी एक दूसरे समुदाय ने कितनी पारिस्थितिकी विनिष्ट और कितनी भिन्नता है इसकी गणना करना, तो ये हो गया आपको विविधता। जलवायु परिवर्तन एवं उनका प्रभाव। अब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या हो रहा है, देखिए जैव विविधता की हानि हो रही, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या हो रहा है, जैव विविधता की क्षति हो रही, अधिक आधुनिक जीवन शैली से मानव जनसंख्या में वृद्धि हो रही। मानव जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, खेत खलियान, परिवहन, उद्योग सबको बढ़ावा मिल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर वैश्विक तापन हो, औद्योगिकरण से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन से सब गैस निकलता है कृषि क्षेत्र से, और इसके लिए पेरिस समझौता है, COP हर साल होता है, COP 29 हो गया, 30 तक हो गया, तो इसके लिए वैश्विक तापन बढ़ रहा है इससे। वनाग्नि, जंगलों में हर साल ऑस्ट्रेलिया, भारत, हर जगह, अमेरिका में, यूरोप में क्या आते हैं, वन में आग लग रहा है, इससे भी जलवायु परिवर्तन प्रभाव पड़ा है, जैव विविधता की क्षति हो रहा है। बाढ़ आ जा रहा है, मान लीजिए हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, ये पश्चिमी घाट में, केरल में बाढ़ आता है तो बड़ा विनाश होता है वहाँ पे जैव विविधता को। सुनामी आता है, सुनामी से भी बहुत विनाश होता है। हमारा सुंदरबन हो गया, ये केरल का ये तट हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पूरे विश्व में भी प्रभाव पड़ता है इसका। चक्रवात आता है, चक्रवात से तटीय क्षेत्र को विनाश होता है, इससे जैव विविधता का नुकसान होता है पूरी दुनिया में। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, ई कचरा, इससे भी जैव विविधता क्या हो रही, हानि हो रही। तो जलवायु परिवर्तन इसका प्रभाव अगर पूछे तो क्या बताएंगे, जैव विविधता का हानि हो रही, क्यों हो रही, आधुनिक जीवन शैली हो गया, मानव जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, उसके लिए खाना रहना सब कुछ व्यवस्था करने के लिए जैव विविधता की हानि होती है। वैश्विक तापन बढ़ रहा है, औद्योगिकरण से बढ़ रहा है तापमान, वन में अग्नि से विविधता खत्म हो रही, बाढ़ आ रहा है, बाढ़ से खत्म हो रहे उस क्षेत्र की जैव प्रजाति विविधता सब। सुनामी आ रहा है, सुनामी से तटवर्ती क्षेत्र में, चक्रवात से तटवर्ती क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे जैव विविधता क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण एवं उसके स्रोत एवं प्रभाव, उसका देखिए प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए वायु प्रदूषण, सन्निहित प्रदूषण इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और SO3 है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एमोनिया, सीसा, एल्डिहाइड्स एवं एवेस्टेज एवं बेरिलियम इसमें होता है वायु प्रदूषण में। इसका प्रदूषण स्रोत क्या है, कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल का दहन जलना, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा, निपटान, वाहित मल, जलमल, निपटान आदि से क्या होता है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारक कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, SO3, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एमोनिया, सीसा, एल्डिहाइड्स, एवेस्टोज एवं बेरिलियम, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। उसके बाद प्रदूषण के स्रोत क्या है, कोयले हैं, पेट्रोल है एवं डीजल की दहन है, जलना, औद्योगिक प्रक्रम है, ठोस कचरा, निपटान, वाहित मल है, जलमल आदि निपटान। उसके बाद जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के कारण क्या है, सन्निहित प्रदूषण क्या है, बदबू, घुलित एवं निलंबित ठोस कण, एमोनिया, यूरिया, नाइट्रस एवं नाइट्रस क्लोराइड, फ्लोरोक्राइड्स, कार्बोनेट्स, तेल एवं ग्रीस, चिकनाई, कीटनाशकों के पीड़कनाशी के अवशेष, टैनिक, कोलीफॉर्म, MPM, जीवाणु गणना, सल्फेट्स एवं सल्फाइड्स, भारी धातुएं जैसे पारा, आर्सेनिक, पारा मैग्नीज एवं रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व। इसका क्या, वाहित मल हो गया, निपटान, नगरीय वाही जल हो गया, उद्योग के विषाक्त, कृषित, भूमि के ऊपर से बहता जल बहाव, शराब तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के कारण हो गया। इसका भू प्रदूषण के कारण क्या है, मानव और पशु, मलादि, विषाणु तथा जीवाणु एवं रोग कारक, विरलन, कीटनाशक एवं उर्वरक अपशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण भू प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है, अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनौपचारिक औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, पीड़कनाशियों उर्वरकों का उपयोग, इसका प्रदूषण के स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, सन्निहित प्रदूषण क्या है, सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर होना, ध्वनि प्रदूषण क्या है, सहन क्षमता से अधिक ध्वनि प्रदूषण का होना। कारक कौन सा है, वायु प्रदूषण, वायुयान है, मोटर वाहन है, रेलगाड़ियां हैं, औद्योगिक प्रक्रम तथा विज्ञापन मीडिया है, ये सबसे क्या कारण है।
तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण और उसके प्रकार स्रोत देख लिए। प्रदूषण कौन कौन से? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सन्निहित प्रदूषण कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, SO3, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एमोनिया, सीसा, एल्डिहाइड एवं स्ट्रेज एवं बेरिलियम। प्रदूषण स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल के दहन, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा, निपटान, वाहित मल, निपटान। जल प्रदूषण के सन्निहित प्रदूषण क्या है? बदबू है, गुलित एवं निलंबित ठोस कण है, एमोनिया है, एमोनिया, यूरिया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस क्लोराइड, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट, तेल एवं ग्रीस, कीटनाशक एवं प्राणनाशकों के अवशेष, टैनिक, कोलिफॉर्म एवं MPM, जीवाणु गणना, सल्फेट सल्फाइड्स, भारी धातुएं जैसे सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज, भारी रेडियोधर्मी पदार्थ। प्रदूषण के स्रोत वाहित मल, निपटान, नगरीय वाही जल, उद्योगों के विषाक्त, कृषि भूमि के ऊपर बहता जल, बहिस्राव, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। भू प्रदूषण, सन्निहित प्रदूषण कौन सा है? मानव तथा पशु मलादि, विषाणु तथा जीवाणु, रोगवाहक, विरलन, कीटनाशक एवं उर्वरक, अपशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड्स एवं रेडियोधर्मी पदार्थ। स्रोत क्या है इसका? अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनौपचारिक औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, पीड़कनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग। ध्वनि प्रदूषण, सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर, वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ, औद्योगिक प्रक्रम तथा विज्ञापन। बहुविकल्पिक प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी में कौन सा कथन पारितंत्र को सही रूप से परिभाषित करता है? तो बी, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार की जैव विविधता का अजैविक तत्वों के साथ किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों के साथ ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एवं पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसको क्या बोलेंगे? पारितंत्र। पारितंत्र क्या हुआ? किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों के साथ ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषक श्रृंखला स्पष्ट रूप से क्या हो? समायोजित हो, उसको बोलेंगे पारितंत्र। निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव भू रासायनिक चक्र को परिभाषित करता है? भू रासायनिक चक्र जियोकेमिकल साइकिल को परिभाषित करता है। तो जैव मंडल में जीवधारी एवं पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रभाव, यही भू रासायनिक चक्र है, जियोकेमिकल साइकिल है। जैव मंडल में जीवधारी एवं पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रभाव, यानी कि चक्रीय प्रभाव। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो एक, खाद्य श्रृंखला उस प्रक्रम को निर्देशित करता है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला आहार पोषित होते हैं, इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला एक उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला के आहार द्वारा पोषित होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में एक जीवित प्रजाति को समष्टि के अंतर्गत पाई जाती नहीं, व्यष्टि होगा। खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीवों की दूसरे जीवों पर खाई जाती निर्देशित करता नहीं। निम्नलिखित में कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है? तो वैश्विक तापमान हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि हो सकता है, विदेशी प्रजाति का आक्रमण हो सकता है, शाकाहारी को प्रोत्साहन नहीं, मांसाहारी से हो सकता है खत खराब। तो 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है? तो 1, 2, 3, वैश्विक तापमान, जनसंख्या वृद्धि, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण। निम्नलिखित में कौन से कारक भारत में प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है, सुंदरवन नहीं है। तो 1 और 2 होगा। अभ्यास प्रश्न, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पारितंत्र क्या है? खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं और क्यों आवश्यक है? जैव विविधता हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों के विषय में समझाएं। भारत में नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्याओं की चर्चा कीजिए। मानव भूगोल, प्रकृति एवं क्षेत्र, परिकल्पना, विकास की संभावना, भारत की बहुस्तरीय नगर सतत
केस स्टडी। मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। मानव भूगोल मानव प्रजाति और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, ये रेडजर के हिसाब से है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, आवास, भोजन, पशु, फसल, खनिज तेल, ये क्या है, इसका संबंध है, आपसी संबंध रेडियल के हिसाब से। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, एलन सी सैंपल। अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव, आपसी संबंध, परिवर्तनशील। सैंपल की परिभाषा के संबंध में गत्यात्मक मुख्य शब्द हैं। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों का मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, विडाल डिलाब्लास। मानव पृथ्वी, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता, विडाल डिलाब्लास के अनुसार, पॉल विडाल डिलाब्लास, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, तापमान, जल, पर्वत, ऋतु परिवर्तन, दिन रात्रि के घटना, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इन नियमों पर रहने वाले जीवों के संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान को उत्पन्न करना। देखिए, आदि मानव प्रकृति के नियम में रहकर जीवन यापन करता था। जो आदि मानव था वह क्या करता था, प्रकृति के में रहकर जीवन यापन करता था, प्रकृति से डरता था, उसको पूजा करता था। मनुष्य का क्या हो गया था, प्राकृतिकरण यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद इसको बोलते हैं। तो आदि मानव प्रकृति के नियमों में रहकर जीवन की क्या करें, जीवन यापन करता था। इस समय प्रकृति से डरता था, उसका पूजा करता था। मनुष्य का प्राकृतिकरण हो गया था, पर्यावरण निश्चयवाद। मनुष्य के वश में कुछ नहीं था इस समय। प्राकृतिक पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या होता है, मनुष्य के बस में कुछ नहीं, सब कुछ प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है, सब कुछ प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। किसमें, पर्यावरणीय निश्चयवाद में। दूसरा है प्रकृति का मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीयकरण, संभववाद। इसमें कहा गया कि प्राकृतिक परिस्थितियों को कुछ परिवर्तित कर अपनी प्रौद्योगिकी विकास एवं उपयोग द्वारा मनुष्य दुर्गम स्थानों एवं विकट प्राकृतिक दशाओं में भी अपनी आसानी के साथ निवास कर सकता है। तो प्रकृति का मानवीकरण, इसको बोलते हैं संभववाद, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण को कुछ परिवर्तित कर अपनी प्रौद्योगिकी विकास एवं उपयोग द्वारा मनुष्य दुर्गम स्थानों में विकट पारिस्थितिक दशाओं में भी आसानी से निवास कर सकता है। यानी कि बताया, पर्यावरण से श्रेष्ठ कौन है, मानव है, जिसमें प्रकृति को चेंज भी कर सकता है, उसको बदल सकता है अपने हिसाब से। तो प्रकृति का मानवीकरण, इसको बोलते हैं संभववाद। उसके बाद ग्रिफिथ टेलर है, जब नव निश्चयवाद बोले, रुको और जाओ का सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर ने, इसने कहा कि सागर विजय के लिए बंदरगाह और जहाज बनाना वर्सेस बनाम सुनामी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्या होता है, दोनों एक दूसरे से टकराता है। नदी को बांध बनाकर रोक तो लिया, लेकिन उस जलाशय से अपसादीकरण हो जाएगा। मानव ने तो पर्वत पर घर बसा लिया, होटल, स्कूल, अस्पताल बन लिया, मगर केदारनाथ बादल फटने जैसी घटना मनुष्य की क्षमता से परे है, बाहर है। तीव्र गति से चलने वाले वाहन तो बनाए, लेकिन परंतु दुर्घटना जीवन भी ले लेती है। शीतलक यंत्र, वायुयान, ओजोन परत से हानि होता है। इसने कहा आपने विकास तो कर लिया, मगर उसका हानि भी होगा। रुको और जाओ के सिद्धांत इसने दिया। इसीलिए बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, दोनों को, प्रकृति और मानव दोनों विकास को ध्यान रखना चाहिए और दोनों को सतत विकास करना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण भी हो और विकास भी हो। तो 3 सिद्धांत देख लिए और तीनों सिद्धांत क्या है, महत्वपूर्ण है, समझ गए ना।
तो प्रकृति जब अति हावी था, उसको बोलते पर्यावरण निश्चयवाद। सब कुछ प्रकृति ही निर्धारित करता था। आदि मानव प्रकृति के नियमों में रहकर, जैसे गुफा में रहते थे, जो खाना मिलता वही खाते थे, कल मूंद गुफा में रहते थे। तो इसको बोलते हैं आदि मानव प्रकृति के नियमों में रहकर जीवन यापन करता था, प्रकृति से डरता था, उसका पूजा करता था, नदी पहाड़ पर्वत सब की पूजा। मानव का प्रकृतिकरण हो गया, इसको बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। मनुष्य के बस में कुछ नहीं है, सब कुछ प्रकृति द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण संभव। इसने बोला हम प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, नदी में पुल बना सकते हैं, समुद्र में जहाज बना सकते हैं, घर के बना सकते हैं। समझ गए? तो प्राकृतिक परिस्थितियों के कुछ परिवर्तन करके अपनी प्रौद्योगिकी विकास एवं उपयोग द्वारा मनुष्य दुर्गम स्थानों में विकट प्राकृतिक दशाओं में भी निवास कर सकता है। तीसरा है ग्राफी टेलर नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद। इसने बोला आप इस अवधारणा से सतत विकास के लक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ये ग्राफी टेलर नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद इसमें कहा गया। सागर विजय के लिए बंदरगाह और जहाज बनाए, मगर उसके कारण क्या सुनामी, उसके में चक्रवात भी आते हैं, उससे विनाश होता है। नदी को बांध बनाकर रोक तो लिया, लेकिन उस समय जलाशय में अवसाद भी बढ़ जाता है, उससे भी विनाश हो जाएगा। मानव ने पर्वत पर घर, होटल और स्कूल और अस्पताल तो बना लिया, मगर केदारनाथ बादल फटने से जैसे घटना ने मनुष्य की क्षमता से परे बाहर है। तीव्र वेग से चलने वाले वाहन तो बनाए, परंतु दुर्घटनाएं जीवन हो जाती है, दुर्घटनाएं जीवन भी ले लेती है। शीतलक यंत्र, वायुयान, ओजोन परत को क्षति होती है। अब देखिए मानव भूगोल प्रकृति का उपक्षेत्र। आरंभिक जो उपनिवेशी युग था, जिसमें क्या दूसरे देशों द्वारा शासन का शुरुआती समय अन्वेषण और वितरण का था। और वृहद लक्षण क्या था इस समय? साम्राज्य एवं व्यापारिक रुचियों ने इस नए खोजों व अन्वेषकों को प्रोत्साहित किया। यह क्षेत्र विज्ञान कोशीय विवरण भूगोल वेता द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष लिया गया। नए नए क्षेत्रों एवं कहा गया उपलब्धि संसाधनों की खोज हुआ इस समय। उत्तर उपनिवेशिक युग, उपनिवेश का अंतिम समय। प्रादेशिक विश्लेषण इस समय आरंभ हुआ। प्रदेश के सभी पक्षों को विस्तृत वर्णन किए गए। मत था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों को पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायक रहेगी। प्रदेशों को अलग अलग एवं विशेष अध्ययन करना, इसको बोलते प्रादेशिक विश्लेषण। अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, क्षेत्रीय विभेदन, इसमें क्षेत्रीय विभेदन। एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, ये समझने के लिए किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया। इसमें क्या कहा गया? एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने तक किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के अंत तक स्थानीय संगठन, इसमें हुआ कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर विशिष्ट मानचित्र एवं मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण, प्राय भौतिकों के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। तो इस प्रावस्था के विभिन्न मानवीय कार्यों के मानचित्र, योग प्रतिरूप की पहचान उसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है 1970 का दशक, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। इसमें क्या हुआ? मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। इसमें कहा गया मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और मानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 अवधारणा का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं को उद्भव और मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स की अवलोकन करें। 1990 का दशक, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। ये वृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाला वैश्विक सिद्धांतों की प्रायोजिकता पर प्रश्न उठने लगा। आप अपने आप में स्थानीय संदर्भ में समझ का महत्व कीजिए। मानव भूगोल देखिए, मानव प्रकृति और क्षेत्र उपागम, जिसमें आगे आपका उपक्षेत्र सामाजिक विज्ञान सहयोगी अन्वेषण पृष्ठ। जैसे सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र जैसे क्या हो गया?
सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र, उपक्षेत्र व्यवहारिक भूगोल तो मनोविज्ञान, सामाजिक कल्याण का उपभूगोल कल्याण अर्थशास्त्र, अवकाश का भूगोल समाजशास्त्र, सांस्कृतिक भूगोल तो मानव विज्ञान, लिंग भूगोल तो समाजशास्त्र मानव विज्ञान महिला अध्ययन, ऐतिहासिक भूगोल तो इतिहास, चिकित्सा भूगोल तो महामारी विज्ञान, नगरीय भूगोल में तो नगरीय अध्ययन नियोजन, राजनीतिक भूगोल तो राजनीतिक विज्ञान, निर्वाचन भूगोल, सैन्य विज्ञान, जनसंख्या भूगोल से आधारित जानने की, आवास भूगोल से नगर विकास नियोजन, आर्थिक भूगोल से अर्थशास्त्र, संसाधन भूगोल से संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि भूगोल से कृषि विज्ञान, उद्योग भूगोल से औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल से व्यावसायिक अर्थशास्त्र वाणिज्य, पर्यटन भूगोल से पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विकास के संकल्पना के विभिन्न कार्यक्रम, लक्ष्य एवं नियोजन, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनांकी विकास कार्यक्रम, भरमौर। भविष्य में कार्य प्रक्रिया योजना एवं तैयार करना ताकि निवेश को बेहतर, अधिक प्रभावी और सफल परिणाम प्राप्त किया जा सके, इसको कहते हैं लक्ष्य का नियोजन। भविष्य में कार्य प्रक्रिया नियोजन और तैयार करना ताकि निवेश को बेहतर कर अधिक प्रभावी और सफल परिणाम प्राप्त किया जा सके। उसके बाद खंडित सेक्टोरल और उसके लक्ष्य, क्षेत्र लक्ष्य नियोजन। खंडित क्या होता है? अवसंरचना, उद्योग, कृषि, परिवहन सेवा, ये सब। लक्ष्य नियोजन क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के पूर्ण पिछड़े होने की स्थिति में उस विशेष सहायता दी जाए। विकास की संकल्पना के विभिन्न कार्यक्रम, जैसे भरमौर जनजातीय क्षेत्र। विकास की संकल्पना में विभिन्न पद, समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1980। सूखा संभावित विकास कार्यक्रम, सूखा क्या है? आवश्यकता से कम जल का होना सूखा है। जल संभर विकास, मौसमी नदी नालों तक छोटे बांध बनाकर जल संचय, झील, तालाबों, नदियों आदि का अवसादों का नियमित सफाई हो। शुष्क क्षेत्रों में जल अधिकतम वालों वाले क्षेत्रों से नहरों तक जलापूर्ति हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जल, वर्षा जल को भूमि में प्रवेश एवं एकत्रित किया जाए, उसको रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये आपका विभिन्न संकल्पना हो गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1980 में आया। समुद्र से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा क्या है? आवश्यकता से कम जल का होना। जल संभर विकास परियोजना, जिसमें नदियों, मौसमी नदी नालों पर छोटे बांध बनाकर जल संभर विकास परियोजना लाना। झील, तालाबों, नदियों आदि का अवसादों को नियमित सफाई करना। शुष्क क्षेत्रों में जल अधिक वाले क्षेत्रों से नहरों द्वारा जल आपूर्ति करना। रेन हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वर्षा जल को भूमि में प्रवेश एवं एकत्रित किया जाए। अब देखिए सतत विकास, सतत पोषणीय विकास एवं संबंधित केस स्टडीज। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, आनंद डेयरी सहकारी समिति, हिमाचल प्रदेश के सेब उद्यान, अन्य। देखिए विकास क्या है? ऐसे ऐका सतत पोषणीय विकास क्या होता है? देखिए ऐसा विकास के संसाधनों का ऐसा प्रयोग वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी क्या शेष बचे रहे और वर्तमान भी क्या हो, उज्जवल हो। तो ऐसा विकास या संसाधनों का ऐसा प्रयोग जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी क्या हो, शेष बचे रहे और वर्तमान का भी क्या उज्जवल हो। परिभाषा, सर्वप्रथम व्याख्या परिभाषा। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गेरे हरलेम ब्रेटलैंड 1887 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो सतत विकास समझ गए, ऐसा विकास से संसाधनों का ऐसा प्रयोग कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी क्या शेष बचे रहे और वर्तमान भी उज्जवल हो। सर्वप्रथम व्याख्या परिभाषा। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गेरो हेरलेम ब्रेटलैंड और 1987 में ही रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में प्रस्तुत किया। सतत विकास, सतत पोषणीय विकास क्या है? रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि को बढ़ावा देना, मृदा को उर्वरा शक्ति बना रहेगी। इससे सतत विकास क्या हो? सतत पोषणीय विकास क्या हो? सतत पोषणीय विकास यानी रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि को बढ़ावा देना, मृदा को उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। इससे जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग का अत्यधिक
विवेकशील बनाया जाए, यानी कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग का अत्यधिक विवेकशील बनाया जाए। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। मानव भूगोल के संदर्भ में कदम विचार कीजिए। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन होता है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, ठीक है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और गतिशील जीवन के बीच परिवर्तन का अध्ययन, ये भी सही है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कारक भौतिक तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है, ये बात भी ठीक है। तो कौन कौन सही है? ये दो तीन तीनों सही है। निम्नलिखित कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी। भूगोलवेत्ता ग्राफिट टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सा संकल्पना प्रस्तुत किया? तो नव निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद ग्राफिट टेलर ने। सतत विकास के संदर्भ में कदम विचार कीजिए। सतत विकास की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र UNDP द्वारा दिया गया था? नहीं। तो कौन सही? दो। यह एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य के आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपने आवश्यकता की पूर्ति करना, यही है सतत विकास। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित विचार। इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है? नहीं। ब्यास तथा सतलज से मिलकर बांध। हरिके बांध किससे मिलकर बना है? ब्यास और सतलज। पंजाब और राजस्थान में नहर विकास में सघन सिंचाई की उत्पादकता भले ही बढ़े, किंतु कृषि की सतत पोषणीयता प्रभावित हुई है। मृदा लवणता में वृद्धि। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है। ब्यास और सतलज मिलकर ही हरिके बांध बना है। पंजाब और हरियाणा में नहर विकास में सघन सिंचाई से उत्पादकता भले ही बढ़ी हो, लेकिन किंतु कृषि की सतत पोषणीयता प्रभावित हो रही है। मृदा लवणता में वृद्धि, ठीक। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? सतत पोषणीय विकास के संकल्पना को परिभाषित कीजिए। भारत में बहुस्तरीय नियोजन क्यों आवश्यक है? मानव बस्तियों में उनके प्रकार, ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां, भारत के नवीनीकरण। बस्ती क्या है? आवश्यकता क्यों? जब मानव एक समूह में रहना प्रारंभ करता है तो वो मानव बस्ती है। जब मानव एक समूह में रहना प्रारंभ करता है तो क्या? मानव बस्ती है। इसमें कई परिवार एवं कई पीढ़ियों से जुड़े लोग एक साथ निवास करते हैं। इसमें कई परिवार एवं कई पीढ़ियों के लोग क्या करते हैं? जुड़े लोग एक साथ निवास करते हैं। बस्ती की आवश्यकता क्यों होता है? सुरक्षा के लिए, अन्य जीवों से सुरक्षा, दूसरे समूहों या कबीलों से सुरक्षा। प्राचीन समय में होता था इस तरह। भोजन प्रबंधन क्या होता है? कृषि, भोजन प्राप्ति करना, पशुपालन, जल आपूर्ति, जलवायु, भूमि, अच्छी भौतिक पर्यावरणीय दशाएं, किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध होना। बस्ती की आवश्यकता क्यों होती है? तो यही सुरक्षा, भोजन प्रबंधन, जल, उपजाऊ भूमि, अच्छी भौतिक पर्यावरणीय दशा, किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध होना। वर्तमान समय में बस्ती नगर में रहने की आवश्यकता और लाभ। सड़क एवं परिवहन सुविधाएं, संचार सुविधाएं, टेलीफोन, मोबाइल, वाईफाई, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, नल से जल की सुविधा, बड़े नगर, उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, मेट्रो रेल, वायु सेवाएं, रोजगार के अधिक एवं विविधतापूर्ण विकल्प होते हैं। ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्ती क्या होती है? एक ही पूर्व माता पिता के संतान, जातिगत, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता, अपनापन, भाईचारा, सहयोग की भावना, घनिष्ठ जान पहचान, प्राथमिक गतिविधियों की अधिकता इस समय होता है। कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्यन खनन, प्रकृति प्रेम और पूजन होता है इसमें ग्रामीण बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियां देख लिए। बस्ती क्या है, क्यों आवश्यकता है? जब मानव एक समूह में रहना आरंभ करता है तो वो मानव बस्ती, इनमें से कई परिवार, कई पीढ़ियों तक जुड़े लोग एक साथ निवास करते हैं। बस्ती की आवश्यकता क्यों? प्राचीन समय में बस्ती वन्य जीवों से सुरक्षा, दूसरे समूह
ये कबीलों से सुरक्षा, भोजन प्रबंधन, कृषि, भोजन प्राप्ति, पशुपालन, जल स्रोत की आवश्यकता, उपजाऊ भूमि, अच्छी भौतिक पर्यावरणीय दशाएं, किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध हो। वर्तमान समय में बस्ती नगरी में रहने की आवश्यकता और लाभ। वर्तमान समय बस्ती या नगर में रहने से आवश्यकता और लाभ क्या है? सड़क में परिवहन सुविधा होती है, संचार सुविधा है, टेलीफोन है, मोबाइल है, वाईफाई लगाया है, अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं हैं, नल से जल की सुविधा है, बड़े नगर है, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मेट्रो रेल, वायु सेवाएं हैं, रोजगार से के अधिक विविधतापूर्ण विकल्प होते हैं। ग्रामीण बस्तियां क्या है? एक ही पूर्व माता पिता की संतान जातिगत धार्मिक और सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए अपनापन, भाईचारा, सहयोग की भावना, घनिष्ठ जान पहचान, प्राकृतिक गतिविधियों का अधिकता, कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य खनन, इसके लिए प्रकृति प्रेम और पूजन। अब देखिए बस्तियों के प्रकार। संहत बस्तियाँ, प्रकीर्ण बस्तियाँ, देख रहे हैं प्रकीर्ण बस्तियाँ क्या है? पहाड़ों पे अलग अलग है, एक जगह नहीं है, कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है, तो इसको बोलते क्या? प्रकीर्ण बस्तियाँ। संहत बस्तियाँ भीड़ भाड़ में, देख रहे हैं हर जगह क्या है? भीड़ है भीड़ है, इसको क्या बोलेंगे? संहत बस्तियाँ। और प्रकीर्ण यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी भाग में ये सब बस्तियाँ होती हैं। मानव बस्तियाँ उनके प्रकार। ग्रामीण खुदे गुच्छित खेत खलिहान चरागाहों से पृथक होने वाले मानव समूह उपजाऊ मैदान में होते हैं, इसको गुच्छित बस्तियाँ बोलते हैं। खेत खलिहान चरागाहों से पृथक होने वाले मानव समूह उपजाऊ मैदान में, इसको गुच्छित बस्तियाँ। पल्ली क्या है? नाडा, डानी, पल्ली, पाड़ा, पन्ना। भौतिक रूप से कुछ परिवार का समूह एक दूसरे परिवार कुछ दूरी पर होता है, परंतु वे सब एक ही नाम से जाने जाते हैं। पल्ली क्या होता है? भौतिक रूप से वह क्या होता है? दूर रहते हैं, कुछ परिवार का समूह एक दूसरे से दूरी पर होता है, परंतु वे सब एक ही नाम से जाने जाते हैं, जैसे नाडा, ढानी, पाली, पाड़ा, पन्ना, पन्ना, ये हो गया। ग्रामीण बस्तियों में उनके प्रकार देखिए। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में गुच्छित बस्तियाँ, बहुत सी बस्तियाँ देख रहे हैं, गुच्छित बस्तियाँ हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, गुच्छित बस्तियाँ। अर्ध गुच्छित बस्तियाँ देखिए, पहाड़ पे बनाया है जब थोड़ा थोड़ा सब जगह, एक जगह इस तरह नहीं है। और गुच्छित बस्तियाँ घना बस्ती है, और अर्ध गुच्छित में घना बहुत कम है। ग्रामीण बस्तियों में उनके प्रकार देख रहे हैं। नागालैंड के परिक्षिप्त बस्तियाँ हैं, सब अलग अलग, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, पूरा पहाड़ पे। नागालैंड के परिक्षिप्त बस्तियाँ हैं ये सब। एक एक घर या झोपड़ी एक दूसरे से कुछ दूर पे होते हैं। इसमें धार्मिक सामाजिक रूप से पूजा पाठ त्यौहार पर्व होने पर एक साथ एकत्रित होते हैं ये लोग। नागालैंड की प्रक्षिप्त बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों में उनके प्रकार। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में असम, उत्तरी बिहार आदि। असम, ब्रह्मपुत्र, बिहार, कोसी नदी। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार क्या है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में असम, उत्तरी बिहार आदि में असम, ब्रह्मपुत्र, बिहार, कोसी नदी में होता है। स्तंभी मकान। ग्रामीण बस्तियों उनके प्रकार। अब ग्रामीण बस्तियों उनके प्रकार देखिए। बस्तियों की आकृति रेखीय, सड़क, रेलवे, नदी के सहारे बसी बस्तियाँ। रेखीय बस्ती के प्रकार कौन से? रेखीय क्या होता है? रेखीय कहाँ बस्तियाँ बनती है? तो सड़क, रेलवे, सड़क के किनारे हो सकता है, रेलवे के किनारे हो सकता है, नदी के किनारे बस्तियों को क्या बोलते हैं? रेखीय बस्तियाँ। आयताकार बस्तियाँ किसको बोलते हैं? मैदानी भाग में हो, कृषि खेतों के बीच की बस्तियाँ हो, आयताकार भाग में हो, कृषि खेतों के बीच की बस्तियाँ, उसको बोलते हैं आयताकार। क्रॉस, जब सड़क मार्ग एक दूसरे को काटते हो, चौराहा हो, तो वहाँ क्या क्रॉस बस्तियाँ का प्रकार बनता है। गोलाकार बस्तियाँ झील, तालाब, पूजा स्थल या मुखिया के घर के चारों ओर बस्ती बनती हो। गोलाकार बस्ती कहाँ बनती है? तो झील हो गया, झील, तालाब, पूजा स्थल या मुखिया के घर के चारों ओर। टी आकार, एक मुख्य सड़क से समकोण से आकर मिलने वाले अन्य सड़क, तो टी आकार। एक मुख्य सड़क से समकोण से आकर मिलने वाले अन्य सड़क, उसको बोलते हैं क्या? टी आकार। नगरीयकरण, नगरों का प्रक्रियात्मक विभाजन, ग्रामीण जनसंख्या का
नगरों में एकत्रीकरण, कुछ जनसंख्या नगरों में रहने वाली जनसंख्या में प्रतिशत। नगरीकरण, नगरीय बस्तियों में भारत, चलो एक बार और देख लेते हैं। नगरियों के प्रकार देख लिए, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार देख लिए। रेखीय बस्ती जिसमें सड़क, रेलवे, नदी के सहारे बस्ती हो। आयताकार हो जिसमें मैदानी भाग में कृषि क्षेत्रों के बीच की बस्ती हो। क्रॉस हो जहाँ सड़क मार्ग एक दूसरे को काटती हो, चौराहा सा हो। गोलाकार, जहाँ तालाब, झील, तालाब, पूजा स्थल ये मुख्य घर के चारों ओर है। टी आकार, एक प्रमुख सड़क के समकोण पर आकर मिलने वाले सड़क हो। नगरीय, नगरों के प्रक्रियात्मक विभाजन, नगरीय बस्तियों, जनसंख्या और नगर के एकत्रीकरण, कुल जनसंख्या नगरों में परिवर्तन हो। अब देखिए ये नगरीय बस्तियों का विकास, ये दिल्ली लगा है क्या, दिल्ली है। आधुनिक शहर का दृश्य, देखिए भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति 1901 से 2011 तक। 1901 में जो थी था, नगरों की संख्या अब तो बढ़ गई है। कुल जनसंख्या 10% है, परसेंटेज देखिए चलिए। तो 1901 में कुल नगरीय जनसंख्या कितना, 10.84। 1911 में कितना हुआ, 10.29। 1921 में कितना हो गया, 11.18। 1931 में हो गया 11.99। 1941 में हो गया 13.86। 1951 में हो गया 17.29। 1961 में हो गया 17.97। 1971 में हो गया 19.91। 1981 में हो गया 23.34। 1991 में हो गया 25.71। 2001 में हो गया 27.78 और 2011 में 31.18। 38 करोड़ लोग नगर में रहते हैं भारत में। नगरीय बस्तियों में भारत में नगरों का विकास, भारत में नगरीय व्यवस्था को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। जनसंख्या, नगरों की कुल संख्या 2011 में पहला है कितना, 1,10,000 लाख, 1 लाख उससे अधिक जनसंख्या हो तो नगरों की संख्या कुल कितना है, जहाँ 1 लाख जनसंख्या से अधिक हो वो 468 नगर हैं। और वहाँ जहाँ 50,000 से 99,000 हो उसकी संख्या कितना है, 474। और वहीं 20,000 से लेकर 49,000 तक जनसंख्या वाला नगर कितना हो, 1373। फिर 10,000 से 19,000 लेकर जनसंख्या 1683। 5,000 से 9,999 तक 1749 और 5,000 से कम 424। परियाकात्मक वर्गीकरण, प्रशासनिक ना, देखिए इसमें क्या होता है, परिक्रियात्मक वर्गीकरण किया गया है। जैसे प्रशासनिक नगर हो गया, राजधानी शहर हो गया। औद्योगिक नगर होता है जिसमें औद्योगिक, जैसे मुंबई, भिलाई, हुगली, संबल, कोयम्बटूर। वाणिज्यिक नगर जिसमें बाजार अच्छा होना, जैसे सहारनपुर, कोलकाता, सतना। परिवहन नगर जैसे कि तटीय बंदरगाह शहर या स्थल से वे स्थान जहाँ किन्हीं बड़े नगरों का आपस में मार्ग आपस में मिलते हो, जैसे कोच्चि, कांडला, विशाखापट्टनम, मुगलसराय, इटारसी, लुधियाना। खनन नगर जैसे होता है सिंगरैली, झरिया, डिगबोई, अंकुलेश्वर, रानीगंज। छावनी नगर जैसे गैरीसन हो गया, जैसे अम्बाला हो गया, उधमपुर, महू, जालंधर। भारत में विश्व के नगरीकरण, भारतीय नगरीय केंद्रों, अब देखिए भारत में विश्व के नगरीकरण। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन उद्देश्य क्या है, शहरों को बढ़ावा देना है जो आधुनिक आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट संसाधनों को लागू करना, जिससे क्षेत्रों की प्राकृतिक आपदाओं को कम जोखिम होने वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना सतत एवं समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र का ध्यान आकर्षित केंद्रित करना जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पीय, निम्नलिखित में कौन सी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, गुंछित, संकुलित तथा अथवा अपकेंद्रित, ठीक है। अर्धगुच्छित तथा विखंडित ये भी है, पल्लीकृत ये भी है, परिक्षिप्त अथवा एकाकी ये भी है। तो 1, 2, 3, 4 होगा इसका। कौन सा सही नहीं है, तो गुच्छित बस्तियों में रहन सहन के सामान्य क्षेत्र स्पष्ट, चारों ओर से क्षेत्र खलिहान चरागाहों से जुड़े होते नहीं। गुच्छित बस्तियों में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और
चारों ओर फैले खेल खलियानों और चारागाहों से जुड़े होते, नहीं इसमें नहीं होता। अच्छा, इसमें कौन सा नहीं, यही गलत होगा। ऐसी बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, बात सही है। कुछ बस्तियां उत्तर पूर्वी राज्यों में। फंक्शन की दृष्टि से कौन सा नगर या शहर शैक्षणिक नगर में शामिल नहीं है? शैक्षणिक नगर में शामिल नहीं है तो सेलम नहीं है, जबकि वाराणसी, इलाहाबाद, पिलानी ये सब क्या है, शैक्षणिक नगर में शामिल है, तो सी होगा। निम्नलिखित कौन सा वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित है? वाणिज्यिक नगर में कौन सा? सहारनपुर है, बाजार है, वाणिज्यिक नगर में है। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध नहीं है? तो मदुरै है, कुरुक्षेत्र है, उज्जैन है, पंचमढ़ी नहीं है, ये पर्यटन नगर है। अभ्यास प्रश्न, किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जाती है? महानगर क्या होता है? ये नगरीय संकुल किस प्रकार भिन्न होते हैं? मानव बस्तियों के वर्गीकरण को समझाइए। ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? विश्लेषण कीजिए। आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा, उसका वर्गीकरण। भूकंप, सुनामी, सूखा, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन। मानव निर्मित आपदा, आपदा प्रबंधन। आपदा क्या है? जिसकी उम्मीद या अपेक्षा नहीं की जाती है, वही आपदा, अनपेक्षित। भूगर्भिक बल या पर्यावरणीय बल, ताकत दो। देखिए आपदा क्या होता है। आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटनाएं होती है जो किसी ताकत द्वारा घटित होती है, जो मानव के नियंत्रण में नहीं है, थोड़े समय में भी और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आपदा क्या है? आपदा एक विनाशकारी घटना जिसमें जान माल की भारी क्षति होती है, इसमें जान माल की भारी क्षति होती है। आपदा आकस्मिक या दीर्घकालिक है। आपदा आकस्मिक या क्या है? दीर्घकालिक है। प्राकृतिक या मानव निर्मित है। विस्तृत क्षेत्रीय या लघु क्षेत्रीय हो सकती है। अधिकतम प्राकृतिक आपदाएं मानव नियंत्रण से क्या होती है? बाहर होती है तथा इनके बचने में अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं उनका वर्गीकरण देखिए, और आपदा देख लेते हैं। तो आपदा क्या है? आपदा एक विनाशकारी घटना है जिसमें जान माल की भारी क्षति होती है। आपदा एक दीर्घकालिक घटना है। आपदा एक विनाशकारी घटना जिसमें जान माल मील की भारी क्षति होती है। आपदा विनाशात्मक या दीर्घकालिक है। प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। विस्तृत क्षेत्रीय या लघु क्षेत्रीय हो सकती है। अधिकतम प्राकृतिक आपदाएं मानव नियंत्रित से क्या है? बाहर होती है, अतः इनसे बचने के अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं। आपदाएं, प्राकृतिक आपदा, उसका वर्गीकरण। आपदा का वर्गीकरण। प्रकृति जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है। देखिए प्रकृति जनित आपदा कौन सा है? भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, बादल का फटना, भूस्खलन, सुनामी है, महामारी है, ग्रीष्म लहर है, ज्वालामुखी विस्फोट है, वनाग्नि है, हिम झंझावत है आदि। वही मानव जनित आपदा क्या है? रासायनिक दुर्घटना है, परमाणु दुर्घटना है आदि है। ये सब है। द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसए द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर चेरनोबिल के परमाणु घटना सब क्या मानव निर्मित है। अब प्राकृतिक आपदा, उसका वर्गीकरण देखिए। भूकंप, भूकंप क्या होता है? भूकंप विवर्तनिकी प्लेटों की गतियां उनका टकराना, ज्वालामुखी विस्फोट, खदान और ढह जाने से बांध, जलाशय, भूस्खलन, ये सब कारण होता है। तो भूकंप के कारण क्या है? एक तो पहले विवर्तनिकी प्लेटों की गतियों में टकराना है, दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट है, तीसरा खदान एवं का ढह जाना है, बांध और जलाशय का निर्माण है, भूस्खलन है। उद्गम केंद्र, फोकस, अधिक केंद्र, एपिसेंटर। सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। सिस्मोमीटर ग्राफ मापने का उपकरण है। पैमाना, मर्केली पैमाना कितना होता है? 1 से लेकर 12 तक अंकों तक होता है। रिएक्टर पैमाना 1 से 10 तक। भूकंप तरंगों के परिणाम का मापन भू सतह से 5 भूकंप जोन में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें देख सकते हैं सबसे अधिक विस्करीय जोखिम क्षेत्र क्या है? इधर नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर, ये सब क्षेत्र है। उसके बाद अधिक जोखिम क्षेत्र ये अपना बिहार हो गया, यूपी के ऊपर हिमालय क्षेत्र सटा हुआ है। 3 क्षेत्र में आ गया अपना प्रायद्वीपीय, देखिए मैदानी, प्रायद्वीपीय भारत, गुजरात, ये सब।
अति निम्न जोखिम आपका पठार हो गया ये वाला। भारत का भूकंप जोन वर्गीकरण। भूकंप के लगभग सुरक्षित क्षेत्र। एक जोन 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में भूकंप के उपरांत अब भारत के कोई भी क्षेत्र जोन 1 में नहीं है। मध्य पश्चिमी एवं शेष प्रायद्वीपीय भारत कितना है? भूकंप 2 और 3 में है। भूकंप से अधिक प्रभावित नहीं रहता, परंतु कई बार कम तीव्रता वाले भूकंप अनुभव किए जाते हैं। भूकंप 4 शेष जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, समस्त लद्दाख एवं सिक्किम, उत्तरी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर पूर्वी भाग, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 5 भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। भूकंप भारत कश्मीर घाटी, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तराखंड, उत्तरी मध्यवर्ती नेपाल सीमा के पास एक बिहार, समस्त उत्तरवर्ती 7 राज्य, गुजरात का कच्छ तथा करण तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब क्या है? सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। प्राकृतिक आपदाएं, उनका वर्गीकरण। हिम झंझावात, बर्फीली हवाएं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड शीतकाल में अधिक सक्रिय रहता है इस समय। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच निर्माण होता है। महासागरीय जल पर निर्माण होता है। उष्ण जलवाष्प के संघनन की गुप्त ऊष्मा इन चक्रवातों को ऊर्जा प्रदान करता है। निम्न वायुदाब केंद्र होता है जिसके चारों ओर पवन क्या चक्कर लगाते हैं। अब देखिए चक्रवातों की विषमता क्या है। उच्च पवन वेग होता है, इससे छप्पर उड़ना, फसल नष्ट, पेड़ उखाड़ना, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे हिमोर्सी उत्पन्न होता है, सागरीय सतह का जल घूमकर ऊपर उठना, तटीय क्षेत्र में बंदरगाहों की क्षति होती है, बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ बन जाती है। बचाव के उपाय क्या है? मौसम की अद्यतन सूचनाओं का प्रसार करना, लोग घरों में रहे, खुले आसमान को जो उड़ सकते हैं उन्हें ढक दे, पेड़ों एवं कच्ची दीवारों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव का विकास किया जाना चाहिए। बचाव कार्य। प्राकृतिक आपदा, उनका वर्गीकरण। बाढ़ जब नदी, नाले, झील, जलाशय आदि की क्षमता से अधिक जल आपूर्ति तो तब जल इनसे बाहर होकर मानव बस्तियों, वनों और कृषि क्षेत्रों में भर जाते हैं। इससे ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। कारण अतिवृष्टि, जल स्रोतों में अपसादीकरण, निवर्णीकरण, आपदा अपरदन, जल स्रोतों का अतिक्रमण कारण। प्रभावित क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के मैदान। प्राकृतिक आपदा, उसका वर्गीकरण। सूखा क्या है? आवश्यक जल की कमी या फसलों, पशुओं, सफाई, मानव के पीने के लिए कमी हो जाती है इससे। अचानक घटित होने वाली क्या है? आपदा, ये नहीं है सूखा। पहले नदी जलाशयों में जल की कमी, घास सूखने, फसल नष्ट, पशुओं से की कमी थी। सूखा स्थिति उत्पन्न कारण के वर्षा की कमी, जलाशयों में अपसादीकरण एवं जल ग्रहण क्षमता का घटना, जल का दुरुपयोग, जनसंख्या में वृद्धि। हल। बचाव कार्य। मानव निर्मित आपदा। देखिए भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर के बीच रात्रि में 1984 को कंपनी यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड व कीटनाशक निर्माण मिथाइल आइसोसाइनाइड प्रयुक्त गैस 6 लाख प्रभावित, 15,000 की मृत्यु हो गई। भूस्खलन की घटना। हिमालय क्षेत्र में बढ़ने का कारण मानव द्वारा किए जा रहे निर्माण से कारण बढ़ रहा है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है 1986 में, तब का सोवियत संघ और वर्तमान यूक्रेन की घटना। 21 लोगों की यथा समय संयंत्र में मृत्यु हो गया था। बाद में परमाणु विकिरण के कारण लगभग 4,000 लोगों की कैंसर मृत्यु हो गई। ओजोन छिद्र। समताप मंडलीय ओजोन परत की मोटाई अत्यधिक घट रही जाना था लगभग समाप्त हो जाना 1980 के दशक में अंटार्कटिका कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC शीतलन गैस के कारण होता है ये ओजोन परत। आपदा प्रबंधन। इस अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इस अधिनियम से आपदा के किसी क्षेत्र में घटित एक महत्वपूर्ण महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट एवं गंभीर घटनाओं के रूप में
परिभाषित किया गया जो प्राकृतिक या मानव घटनाओं या घटनाओं लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो, उसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान प्राधिकरण पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। 16 दिसंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया था। 16 दिसंबर को 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र, 1994 में योकोहामा जापान आपदा प्रबंधन की विश्व संगोष्ठी, 1993 रियो डी जेनेरियो ब्राजील पृथ्वी सम्मेलन। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय के एक नोडल डिवीजन है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान, भूकंप हिमालय क्षेत्र, सूखा पश्चिम और मध्य भारत का क्षेत्र, सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में। मिथाइल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। भारत के कितने भूकंपीय जोनों को प्रभावित किए गए? तो 4 है। कथन निष्कर्ष, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ। बात ये सही है। दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है। लघु एवं दीर्घ उत्तरी, हिमालय और उत्तर भारत के उत्तर भूकंप के दृष्टि से अधिक संवेदनशील हैं। क्यों? पश्चिमी तथा भारत के सूखे की बारंबारता के प्रमुख कारण बताइए। आपदा को समझाते हुए मानव निर्मित आपदाओं का पर प्रकाश डालिए। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र प्रकार, कार्य प्रणाली, जैव मंडल तथा वायु पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, मलिन बस्तियों में समस्या, केस स्टडी। देखिए, इकोलॉजी शब्द ग्रीस भाषा के 2 शब्द इकोस और लॉजी से मिलकर बना है। इकोस का शाब्दिक अर्थ घर तथा लॉजी का अर्थ विज्ञान अध्ययन से है। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर घर, पौधे, मनुष्य, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में अध्ययन, एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही एक साथ रहते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी से ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जीवधारी जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण घटकों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन में ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अतः जीवधारियों का संबंध आपस में उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध का विज्ञान अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इकोस और लॉजी। इकोस मतलब घर, लॉजी मतलब विज्ञान अध्ययन, किसी जीव का उसके साथ संबंध का अध्ययन। अर्नेस्ट हैकेल 1869 इस शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी व इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र देखिए, किसी जीव का अपने पर्यावास में भौतिक एवं जैविक घटनाओं के साथ अंतरक्रिया का संबंध क्या रहता है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या हुआ? किसी जीव का अपने पर्यावास में भौतिक और जैविक घटकों का अंतरक्रिया का संबंध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैव मंडल एक विस्तृत वृहद संकल्पना है। जैव मंडल क्या है? एक विस्तृत और वृहद संकल्पना जिसके अंतर्गत पृथ्वी के समस्त जीवों को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ वे विकसित होते, जैसे जल, भूमि, वायु आपस में मिलकर, जैसे जल मंडल, स्थल मंडल, वायु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए, पारिस्थितिकी प्रकार, कार्य प्रणालियों में संरचना। देखिए, सबसे पहले सौर है, ऊर्जा है, स्वपोषी है। प्रथम पोषक तत्व है, इसमें वायु से CO2 लेता है। पोषक तत्व जल, मृदा से पोषक तत्व और जल लेता है। प्रथम उत्पादक स्तर होता है, स्वपोषी होता है। उसके बाद होती है पोषक स्तर, प्रथम उपभोक्ता होता है, जिसमें शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता हो गया। बकरी, हिरन, गाय, बकरी, भेड़, गाय, हिरन। उपभोक्ता दूसरे को अपना भोजन बनाने वाला।
उपभोक्ता, इसको फिर दूसरे द्वितीय उपभोक्ता खा लेता। तृतीय पोषक स्तर आता है जिसमें मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता आता है। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता, जिससे चतुर्थ पोषक स्तर जिसमें उच्च मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता आता है। इसमें सर्वोच्च पोषण स्तर सर्वाहारी एवं उच्च सर्वोच्च उपभोक्ता आता है। सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को शरीर को अपचयित करके प्राकृतिक तत्वों में विलीन करता है, अपघटक कहलाता है। अब देखो पोषक स्तर सर्वाहारी उच्च मांसाहारी मांसाहारी शाकाहारी उच्च उत्पादक बाज सांप चूहा अनाज। ये क्या है? उत्पादक कौन सा? अनाज या घास उत्पादक है। शाकाहारी चूहा प्रथम है, मांसाहारी सांप है, उच्च पोषाहारी बाज है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न पोषक तत्वों के जीवों के एक कर्मिक भोजन बनने की कड़ी है। निम्न पोषक स्तर का उच्च पोषक स्तर में जीवों का भोजन बनता है। निम्न पोषक स्तर का उच्च पोषक स्तर में जीवों का भोजन बनता है। पारितंत्र प्रकार अब देख लिए तो सूर्य से सौर ऊर्जा, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से पोषक तत्व और जल लेता है। और प्रथम पोषक तत्व उत्पादक होता है CO2 भी, और उसका प्रथम उपभोक्ता खा लेता है, जिसमें इसे द्वितीय पोषक स्तर कहते हैं। इसमें शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता आता है, फिर प्रथम उपभोक्ता को खा लेता है द्वितीय उपभोक्ता, जिसे तृतीय पोषक स्तर कहते हैं। इसमें मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता है, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता खा, जिसमें चतुर्थ पोषण स्तर उच्च मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता। अब देखिए पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला। पोषक स्तर की खाद्य श्रृंखला है जिसमें सर्वाहारी उच्च मांसाहारी मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक, जिसमें अनाज ये हो गया उत्पादक, घास शाकाहारी चूहा चूहा मांसाहारी सांप बाज सर्वाहारी। खाद्य श्रृंखला विभिन्न पोषक स्तर के जीवों की एक क्रमिक भोजन बनने की कड़ी है। निम्न पोषक स्तर का जीव उच्च पोषक स्तर के जीव का भोजन बनना ये क्या होता है? अब पारिस्थितिकी एवं कार्य प्रणाली देखिए। पारिस्थितिकी एवं कार्य प्रणाली जैविक घटक और अजैविक घटक और जैविक घटक, जैसे भौतिक कारण कार्बनिक कारक और अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। जैसे भौतिक कारक में होता है तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ये सब क्या भौतिक कारक है। और कार्बनिक कारक में जिसमें जल हो गया, वायुमंडलीय गैस हो गया, मिट्टी हो गई, खनिज हो गई, चट्टान हो गई, ये सब क्या और कार्बनिक कारक हो गया। कार्बनिक कारक में क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या कार्बनिक कारक है। तो अजैविक घटक में कौन गया? भौतिक कारक हो गया, और कार्बनिक कारक हो गया कार्बनिक कारक। तो भौतिक में कौन होता है? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। और अकार्बनिक कारक में जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक कारक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। जैविक घटक बायोटिक उत्पादकता उपभोक्ता अपघटक आता है। जैविक घटक में उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। पारितंत्र प्रकार कार्य प्रणाली में संरचना, जैसे यहाँ हरे पौधे हैं, गाय भैंस हाथी घोड़ा, बकरी है, बकरी को खा लिया सियार। फिर खरगोश है, खरगोश को खा लिया इसने जंगली बिल्ली को खा लिया शेर, सियार को भी खा लिया शेर। यहाँ पेड़ पौधे को खा लिया खरगोश, खरगोश को खा लिया उल्लू, उल्लू को खा लिया सांप। तो मतलब ये क्या है? खाद्य जाल है। ये जरूरी नहीं कि यही खाएगा, कोई भी खा सकता है। जैसे कि पौधे को बकरी भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है। चूहा को जंगली बिल्ली भी खा सकता है, उल्लू भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है। खरगोश को सियार भी खा सकता है, जंगली बिल्ली भी खा सकता है। गिद्दी और सांप भी इसको सांप को खा सकता है, और जंगली बिल्ली भी खा सकता है सांप को। उसी तरह जंगली बिल्ली को शेर भी खा सकता है और सियार भी खा सकता है। जब किसी पोषक स्तर का अपने से उच्च पोषक स्तर के विभिन्न जीवों द्वारा भोजन बनने की संभावना हो,
तथा उसके साथ ही उसके भौतिक भोजन के रूप में निचले पोषक पोषक स्तर से विभिन्न प्रकार के जीव उपलब्ध हो, तब ऐसी उलझी हुई या अपघट्य और अस्पष्ट खाद्य श्रृंखला को एक साथ मिलाकर खाद्य जाल कहा जाता है। जब किसी पोषक स्तर का अपने से उच्च पोषक स्तर के विभिन्न जीवों द्वारा भोजन बनने की संभावना हो तथा साथ ही उसके भोजन के रूप में निचले पोषक स्तर से विभिन्न प्रकार के जीव उपलब्ध हो, तब ऐसी उलझी हुई और स्पष्ट खाद्य श्रृंखला को एक साथ मिलाकर खाद्य जाल कहते हैं। पारितंत्र प्रकार कार्य प्रणाली देखिए। आवर्धन देख रहे हैं, जू जंतली है उसको खा रहे, जू प्लैंकटन उसको छोटी मछली खा रहा है, छोटी मछली को बड़ी मछली को खाने वाला पक्षी है। जैव आवर्धन क्या होता है देखिए। जब किसी ऐसे रसायन का निम्न पोषक स्तर द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है जो शीघ्र ही शरीर से बाहर न निकलकर लंबे समय तक बना रहता था, ऐसा रसायन उच्च पोषक स्तर जीवों में अत्यधिक क्या होता है, सांद्रता के होते हैं, उसे जैव आवर्धन कहते हैं। सांद्रता के साथ एकत्रित होकर उनकी मृत्यु के कारण बन जाते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन मतलब हुआ क्या, उसके जो खाएंगे छोटे जीव का उसका उसी के अंदर रहेंगे जब तक वो मरेंगे नहीं। तो जब किसी ऐसे रसायन का निम्न पोषण स्तर भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है जो उसी के शरीर में से बाहर न निकल कर लंबे समय तक बना रहता है, ऐसे रसायन उच्च पोषक स्तर जीवों में अत्यधिक सांद्रण के साथ एकत्रित होकर उसकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ठीक है। पारितंत्र प्रकार एवं कार्य प्रणाली। तालाब का जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है, देख रहे ना, ये तालाब है। हेब्रीबोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स पे है, उसके बाद कैनिबोरस सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। तो क्या नीचे जो ज़्यादा है वो डायरेक्टली घास मिला है क्या तालाब, तो उसके बाद उसमें पक्षी जा कम है, उसके बाद और कम, इसको बोलते हैं सीधा पिरामिड। जब नीचे अधिक हो ऊपर क्या हो कम हो। घास पारिस्थितिकी तंत्र, ये घास पारिस्थितिकी तंत्र है और ये क्या है, तालाब है। इसमें एल्गी है, कॉन्टेन है, कैक्टस है, इस पे क्या जीव जंतु है, पॉन्ड स्नेल है, उसके बाद ग्रीन सनफिश है, उसके बाद बड़ी मछली मांस है। तो ये क्या है, बड़ी से ऊपर कम होते जा रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, डिकम्पोजिशन इधर से ऊपर बढ़ रहा है। तो घास और तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र कैसा बनता है, सीधा पिरामिड बनता है। उल्टा पिरामिड कहाँ बनता है, वृक्ष में। देखिए जब संख्या का उल्टा पिरामिड, वृक्ष तंत्र का पिरामिड। एक वृक्ष है उस पर शाकाहारी बहुत है, परजीवी भी उस पर बहुत है, उच्च परजीवी भी क्या है बहुत है। तो ये क्या हो गया, एक ही वृक्ष पे बहुत चीज़ है। तो पारिस्थितिक कार्य प्रणाली का वह संरचना। पारिस्थितिकी प्रकार एवं कार्य प्रणाली संरचना। जैव भार का उल्टा पिरामिड जल क्षेत्र में बन सकता है। वेल देखिए, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, उल्टा पिरामिड। सीधा जैव भार पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, 100 केजी उत्पादक है। शाकाहारी कितना, 100 केजी। प्रथम मांसाहारी 10 केजी, शीर्ष मांस भक्षी 1 केजी है। तो इसको बोलते हैं सीधा जैव भार स्थलीय पिरामिड में है। उच्च पोषण स्तर के जीवों का अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निम्न पोषण स्तर जीवों की तुलना में अधिक प्रयास करते हैं। उच्च पोषण स्तर के जीवों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निम्न पोषण स्तर जीवों की तुलना में अधिक मेहनत करना पड़ता है। पारितंत्र प्रकार कार्य प्रणाली में संरचना। ऊर्जा हस्तांतरण का नियम क्या है, 10% का नियम है। किसी भी जीव द्वारा अपना भोजन के रूप में ग्रहण की गई कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही शरीर में संचय हो पाता है। इस प्रकार अगले पोषक स्तर को 10% ऊर्जा ही हस्तांतरित होता है। इसे ही कहता है ऊर्जा का नियम। इसे ऊर्जा हस्तांतरण का नियम कहते हैं।
पारितंत्र प्रकार कार्यप्रणाली में संरचना 10%, यानी 100 था प्राथमिक, तो ऊपर के प्रथम उपभोक्ता 10 से आगे के द्वितीय उपभोक्ता 1 के फिर 1%, 0.16 पे। अब घटक उन दोनों वर्गीकरण पोषक तत्व ऊर्जा पिरामिड।